हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, परंतु अब जो क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू होगी। और क्लास जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई, इसका कारण है कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो चुकी थी, परंतु अब सही है। और अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक हम लोगों की क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो है इंडियन पॉलिटी और आईएनएम के जो पोर्शन दो थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग भूगोल का जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 3 साल में 10 शिफ्ट हुई हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि उड़िया पठार क्या है? उड़िया पठार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़िया पठार जो है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें पठार की तो कर्नाटक में कौन सा पठार है? कर्नाटक का पठार, या फिर उसी को दूसरे नाम से जानते हैं धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार। ठीक है, धारवाड़ का पठार का हम लोग समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा? डक्कन ट्रैप। ये क्या है? डक्कन ट्रैप है। डक्कन ट्रैप जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो जब भारत ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल मतलब यात्रा कर रहा था दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत जो है कहाँ से? भूमध्य रेखा जो है उसके दक्षिण में था, और दक्षिण से उत्तर की ओर क्या कर रहा था? ट्रेवल कर रहा था। तो जैसे ही भूमध्य रेखा को जो इसने क्रॉस किया तो यहाँ पे जो है एक ज्वालामुखी उद्गिरित हो रहा था जिसका नाम था रीयूनियन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी था? रीयूनियन ज्वालामुखी। तो उस ज्वालामुखी से जो है भारत के इस वाले क्षेत्र पर वो मलबा जो है फैल गया। ठीक है, तो उसी को कहा गया डक्कन ट्रैप या डक्कन का पठार। डक्कन पठार। ठीक है, और डक्कन पठार जो है कौन से ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है? और जब ज्वालामुखी से निर्मित हुआ तो यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। और बेसाल्ट चट्टानें कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। जब मुलायम होती हैं तो ये क्या करेंगी? नदियों के माध्यम से इनको क्या किया गया? काट दिया गया बीच बीच में। जब इनको नदियों के द्वारा बीच बीच में से काट दिया गया तब क्या हुआ? इनमें जो है कई पहाड़ियां बन गई। जो हिस्से कहलाए वो कौन कौन से थे? अजंता, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, ये 4 पहाड़ियां जो हैं वो किसका हिस्सा है? तो दक्कन के पठार का हिस्सा है। उसके जस्ट नीचे जो है ये वाला जो पठार है वो क्या है? कर्नाटक का पठार या फिर धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार जो है ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानें हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टानों से ये निर्मित है। और धारवाड़ का पठार जो है 2 भागों में बटा हुआ है। कैसा है? 2 भागों में है। इसका पश्चिमी भाग जो है वो कहलाया गया मलनाड। कौन सा होगा? मलनाड। और पूर्वी भाग कहला गया मैदानी भाग। मैदानी भाग। ठीक है, अब बात करें जो मलनाड है इसके दक्षिण में, मलनाड के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इस बाबा बुदान पर्वत श्रृंखला पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है कुद्रेमुख चोटी। कौन सी चोटी है? कुद्रेमुख चोटी। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख चोटी है। और कुद्रेमुख जो है कॉफी के लिए, कॉफी और लोहे के लिए फेमस है। कॉफी और लोहे के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे लौह उत्पादन के लिए फेमस स्थान कुद्रेमुख है,
और भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है। अगर चाय का पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा असम में। ठीक है, उसके बाद में कर्नाटक का पठार जो है दो भागों में बट गया, मलनाड और दूसरा मैदानी भाग। ठीक है, मलनाड वाला जो भाग है वो पश्चिम वाला क्षेत्र है और जिसके दक्षिण में बाबा बुदान पर्वत श्रेणी स्थित है और वहां पे एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख। ठीक है, और कुद्रेमुख जो है उसके बाद में वहां पे कॉफी और लोहे के लिए फेमस है। यहीं पे एक जगह और है चिकमंगलूर जो इनके लिए फेमस है, तो याद रखना। उसके बाद में अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और ये किसका भाग है, तो दक्कन के पठार का भाग है। बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ये है, ये सारी की सारी। और मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार वो भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी बन सकते थे फैक्ट उनको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वह बहती हैं। कामेंग कहाँ पे है, तो असम में है, ए का डी। उसके बाद में नैतरणी जो है वो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, दो का हो जाएगा बी ए। गिरना महाराष्ट्र में है, तीन का बी हो जाएगा। और हसदेव जो है वो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, तो चार का सी हो जाएगा। तो डी ए बी सी कहाँ पे मिलेंगे, डी ए बी सी, ऑप्शन सी अपना जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हसदेव नदी जो है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है और यह महादेव की सहायक नदी है। ठीक है, जो महानदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है, तो हसदेव नदी। ठीक, महानदी की और भी सहायक नदियां जैसे ओंग, टेल। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो कौन सी नदियां जो है हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो कौन कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनी है। कौन सी नदी, दो नदी हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के मिलने से क्या बनी है, गंगा नदी बनी है। ठीक है, और गंगा नदी आगे चलकर ऐसे बहती रही और दो भागों में डिवाइड हो गई। यहाँ पे बनाया गया एक बैराज जिसका नाम था फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, बैराज क्या होता है, तो किसी भी नदी या पानी के स्थान को स्थान जो है उसके जगह को चेंज कर देना। ठीक है, तो अब नदी दो भागों में बट गई। इसकी मुख्य धारा कहलाई पद्मा। इसकी मुख्य धारा क्या कहलाई, पद्मा। और जो बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ गई वो कहलाई हुगली। हुगली नदी। गंगा नदी की सहायक नदियों में बात करें, सबसे पहले रामगंगा नदी हो जाएगी, उसके बाद में घाघरा, गोमती, गंडक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। फिर उसके बाद में एक और इसकी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो चंबल नदी है। ठीक है, चंबल के बाद में सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये गंगा नदी बनने से पहले पंच प्रयाग बने थे। कौन कौन से पंच प्रयाग थे, तो हो जाएगा हमारा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, ये प्रयाग बने। फिर उसके बाद में देव प्रयाग और गंगा नदी बनी आके, वो हो जाएगा हमारा प्रयागराज। ठीक है, तो ये सब हमारे गंगा नदी के बारे में था। उसके बाद में बात करें ब्रह्मपुत्र नदी,
तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो महान सरोवर झील के पास से चेमालुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमालुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहलाता है यारलुंग सांगपो। तो किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। जैसे ही भारत में एंटर की, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला गया दिहांग, ठीक है। और असम में जैसे ही इसने प्रवेश किया तो असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और असम में ही जो है इस नदी के में एक द्वीप स्थित हुआ जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी, और लोहित नदी पर सबसे बड़ा पुल बना हुआ है, पैदल पुल, भूपेन हजारिका पुल। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका पुल। किस पे बना हुआ है? तो लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अब ऐसी जैसे आगे बढ़ी तो ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाने के बाद में पश्चिम बंगाल में इसका नाम हो गया जमुना नदी। क्या नाम हो गया? जमुना। तो इस नदी को नाम परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम बहुत चेंज होते हैं। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में जब मिल जाएंगी, ठीक है, तब इसका नाम हो जाएगा मेघना। यानी कि संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है? तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर से। और तिब्बत में इसका नाम क्या है? तो सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। आगे बढ़े तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा असम में, और फिर आगे बांग्लादेश में जो है इसका नाम जमुना हो जाता है, और गंगा के मिलने के बाद में इसका नाम मेघना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में था। इसकी सहायक नदी में देखें तो धनसिरी, सुमनसिरी इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है, कामेंग, मानस नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए तो आगे को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नदियों को पूरा पढ़ाने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इतना हम लोगों को टाइम नहीं है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और उससे संबंधित जो थोड़े बहुत फैक्ट होंगे उनको ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांगी घाटी, कौन सा घाटी है? पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पांगी घाटी की बात करें तो ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से एक दूसरी घाटी होती है पूगा घाटी, कहां पे है? तो ये है लद्दाख। पूगा घाटी कहां पे है? लद्दाख में है। मूर्खा घाटी पूछा जाए, मूर्खा घाटी कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है मूर्खा घाटी। ठीक है, शांत घाटी पूछा जाए, शांति घाटी तो ये कहां पे है? केरल। और पूछा जाए फूलों की घाटी कहां पे है? फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहां पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, पूछा जाए सिलिकॉन घाटी कहां पे है? सिलिकॉन घाटी, तो सिलिकॉन घाटी हो जाएगी बंगलुरु, बंगलुरु। ठीक, जुकू घाटी पूछा जाए, जुकू घाटी, तो जुकू घाटी कहां पे हो जाएगी? तो मणिपुर में हो जाएगी, मणिपुर। तो इतनी आप लोगों को याद रखनी है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी लद्दाख, मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर, शांति घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी तो बेंगलुरु। अगर बात की जाए सिलिकॉन वैली अगर विश्व के रूप में पूछा जाए कि कहाँ पे स्थित है, ये तो भारत के उसमें पर्पस में बताया जा रहा है कि भारत में जो है सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। अगर पूछा जाए कि विश्व के या वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है और कहाँ पे है, तो कहाँ पे हो जाएगा? कैलिफोर्निया। ठीक है, उसी प्रकार से मृत घाटी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? तो यूएसए की, यूएसए में है, कोलोराडो नदी पर स्थित है मृत घाटी। ठीक है, तो इतना याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह इतना बड़ा है कि इस पर एक जिला बस गया है। ठीक है, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। अब बात करें भारत के कुछ द्वीप हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे होप द्वीप। होप द्वीप ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, होप द्वीप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पब्बन द्वीप। पब्बन द्वीप, पब्बन द्वीप कहाँ पे है? तमिलनाडु में है पब्बन द्वीप। कसाई द्वीप। कसाई द्वीप, तो कसाई द्वीप कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है कसाई द्वीप। अगला एक और द्वीप है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप, जनसंख्या वाला द्वीप है। और ये है क्या? तो इसी को जो है वर्तमान समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है। मुंबई। मुंबई जो बसा हुआ है किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, और भी द्वीप है जैसे व्हीलर द्वीप हो गया। ठीक, ये भी हमारे कहाँ पे है? तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाएगा? हुगली नदी को। हुगली नदी को जो है, हुगली को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाएगा। पूछा जाए चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक हांगो नदी जो है, हांगो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, हुगली को पश्चिम बंगाल का शोक और चीन का शोक कहा जाता है हांगो नदी को। शोक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी जो है अपना जल परिवर्तन जो है यानी कि बहाव काफी ज्यादा करती है। ठीक है, तो कभी यहाँ पे बह रही है, कभी यहाँ पे बहने लगेगी, तो बहाव क्षेत्र जो है बदलता रहता है। अब जब बहाव क्षेत्र बदलेगा तो क्या होगा? विनाश होगा, और विनाश होगा तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया? शोक बोला गया। इसी प्रकार से हुगली है, चीन की हांगो नदी है, ये भी इसी तरह से विनाश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ठीक है, बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह दिल्ली से होते हुए, रायसेन से होते हुए गुजरात तक आती है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्थित पहाड़ी सबसे ऊंची जिसका नाम है गुरु शिखर। ठीक, कौन सा नाम है? गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर पर जो है क्या बना हुआ है? दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर। और ये कैसा? जैन मंदिर है। और इसको बनवाया किसके द्वारा गया है? बिमल शाह द्वितीय के द्वारा। बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया है। बिमल शाह थे कौन? तो यह भीम द्वितीय के सामंत थे। ठीक है, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर पर ही बना हुआ है क्या? दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर बनवाया किसने है? तो बिमल शाह ने बनवाया है। और बिमल शाह थे कौन? तो भीम द्वितीय के सामंत थे। ठीक है, तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरु शिखर। अरावली पर यहाँ पे दिल्ली में रायसेन जिला में, मतलब रायसेन जो चोटी है वहां पे
संसद भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संसद भवन। ठीक है। और पुराने वाला जो संसद भवन है वो किसके द्वारा बनाया गया था? डिजाइन किया गया था लुटियंस के द्वारा। ये भी याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में इसमें दिया गया एक डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है नीलगिरी की चोटी स्थित है। किसकी है? नीलगिरी की। नीलगिरी, नीलगिरी की चोटी है ये डोडा बेटा। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी। कहोगे कि सर ये दक्षिण भारत की दूसरी चोटी है सर्वोच्च, तो पहली कौन सी है? तो पहली हो जाएगी अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। और यह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कौन सी? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है ये, सर्वोच्च चोटी। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और कहा किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर स्थित है। डोडा बेटा की बात करें तो ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पर। और चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है। नीलगिरी को जो है पूरब और पश्चिम के जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है इनके मिलन स्थल कहा जाता है इसको। ठीक है। जैसे ये पश्चिमी घाट हो गया और यहाँ से पूर्वी घाट, तो दोनों का जहां पे मिलन स्थल है उसी जगह को बोला गया नीलगिरी। इसका नाम नीलगिरी कैसे पड़ा? तो यहाँ पे एक फूल खिलते हैं नील कुरंजी के, जो 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, जिसके पूरा शहर जो है नीला नीला हो जाता है, यानी कि पर्वत जो श्रृंखला है वो नीली नीली हो जाती है, जिसके नील कुरंजी के फूल के कारण। ठीक है, याद रखना। यहीं पे ऊटी है एक पर्यटन स्थल नीलगिरी पर। नीलगिरी पर ही शांति घाटी स्थित है, जहां पे सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दर्रों से संबंधित है। क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब इनमें से जो सही नहीं है वो बताना है। जो जिला और बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। अगला है बारालाचा और सिपकिला दर्रा, बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में कहां से दर्रे होंगे, है ना? उत्तर प्रदेश तो बीच में ही है, पहाड़ी इलाका इतना है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। थांगला दर्रा, दर्रा कहाँ पे होंगे? जहां पहाड़ी इलाका हो, दो पर्वतों के बीच का सकरा रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। अब उत्तर प्रदेश में दर्रे ही नहीं है तो कहां से होंगे? तो ये तो गलत है। दूसरा वाला गलत है हमारा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा कौन सा? तीसरा और चौथा। ठीक है, सॉरी आगे देख रहे हैं दूसरे के बाद में। अगला बोल रहा है थांगला, नीतीला और लिपुलेख, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी गलत है। थांगला, नीतीला, लिपुलेख ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक, तो दूसरा और तीसरा गलत है। नाथुला और जेलिपला ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, तो ये वाला सही है। ठीक, जोजिला, बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है, नाथुला और जेलिपला कहाँ पे है? सिक्किम में। बाकी बारालाचा, सिपकिला दर्रा ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है, सिपकला दर्रा है। ठीक है, रोहतांग दर्रा याद रखना हिमाचल प्रदेश में ही है, रोहतांग दर्रा ये भी है। सिपकला दर्रा के बारे में याद रखना है कि यहाँ से जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकला दर्रा से। ठीक है, सिपकला दर्रा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा चल के हिमाचल प्रदेश में एक इस पर परियोजना बनी हुई है सतलज नदी पर, जिसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, कुछ दर्रों की बात कर ले तो अगिल दर्रा हमारा लद्दाख में है। कौन सा दर्रा?
अगिल दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। जोजिला देख ही लिया। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कौन सा? बनिहाल, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगिल दर्रा, अगिल, अगिल दर्रा, तो अगिल दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पे है? लद्दाख में है अगिल दर्रा। ठीक। उसके बाद में उत्तराखंड के देख ही लिए, थांगला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख। तो एक मानाला भी लिख लेंगे, मानाला, ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करें दर्रों की, तो बोलन दर्रा और हल्दी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा, बोलन दर्रा और हल्दी घाटी, घाटी दर्रा, ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट दर्रे की बात करें तो हमारा हो जाएगा तुजू दर्रा, तुजू, तुजू दर्रा कहाँ पे है? तो मणिपुर में है, मणिपुर, तुजू दर्रा। ठीक है। दो दर्रे याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से वो दर्रे हैं? कौन कौन से हैं? तो पालघाट, पालघाट और थालघाट, थालघाट, ये कहाँ पे है दोनों? तो ये महाराष्ट्र में है। याद रखना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। उसी प्रकार से श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो केरल में है। तो याद रखना है इतने दर्रों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तमिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो तामिया हिल स्टेशन है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और घोड़े की नाल की आकार का पातालकोट घाटी है। ठीक है, घोड़े की नाल की तरह है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं मध्य प्रदेश में याद रख लेना। जैसे इंदौर को जो है अभी स्वच्छ शहर के रूप में दर्ज किया गया है, वो हमेशा ही रहता है। उसके बाद में इंदौर में जो है बेगर मुक्त सिटी बन गया है, यानी भिखारियों से मुक्त सिटी बन चुका है इंदौर। इंदौर को जो है रामसर सिटी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर, उसको क्या किया गया है? रामसर सिटी घोषित किया गया है। ठीक है। इंदौर के साथ में उदयपुर को भी जो है रामसर सिटी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी निकलती हैं और यह नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहती हैं कहने का मतलब क्या है सर जी? तो यहाँ से निकलेंगी ये, जैसे नर्मदा आ गई, ताप्ती नदी आ गई और किस तरफ? पूरब से पश्चिम की ओर बही और ये नदी जो है घाटियों में बहते हुए आती हैं। ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं जो अपनी विपरीत दिशा में बहती हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? नर्मदा और ताप्ती। कहेंगे सर क्या इतनी ही है? नहीं, और भी हैं। ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पे हो जाएगा ज्वारी, मांडवी। ठीक है। कर्नाटक में शरावती नदी है, केरल में भरतपुजी नदी है। ये भी नदियां कैसी हैं? तो अरब सागर में आके अपना पानी गिराती हैं, आके मुहाना बनाती हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतना याद रखना है। गोवा में दो नदियां देखी, कौन कौन सी हैं? जुआरी, जुआरी और मांडवी, मांडवी। ठीक है। तो मांडवी और ज्वारी नदी के किनारे पे गोवा की राजधानी जो है पणजी स्थित है। कर्नाटक में शरावती नदी, शरावती नदी है और इसके ऊपर दो जलप्रपात याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, और एक है कुच्चिकल जलप्रपात, कुच्चिकल जलप्रपात।
वाटरफॉल है। और कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। कहाँ पे है? तो शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। याद रखना है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? ठीक है, नदियों के द्वारा तलछट से बना हुआ है। जैसे हिमालय है, हिमालय के कौन कौन से भाग हैं? तो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनको शॉर्ट वे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बात करें ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? जब नदियां जो है, नदी नहीं, हमारा एक भारत जब ट्रेवल कर रहा था दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहाँ पे क्या था? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आके यूरेशियन प्लेट से टकराई आके, ठीक है। और इसके बीच में जो एक सागर था, तैथिस सागर, उस तैथिस सागर से जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, तो सागरीय निक्षेपों से है पूछा जाए किसका निर्माण हुआ है? ट्रांस हिमालय का। सागरीय निक्षेप यानी सागरीय जो ओशियन सेडिमेंट है उसके द्वारा निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। बात आती है ट्रांस हिमालय के बाद में बृहद हिमालय, बृहद या ग्रेट हिमालय, हिमालय, इसका निर्माण कैसे हुआ है? अब देखिए, ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इनमें क्या हुआ? अधिक दबाव के कारण यह क्या हो गई? तो क्रेक हो गई। और क्रेक होने के बाद में इसका ऊपर एक हिस्सा ऊपर उठ गया। ठीक है, जब हिस्सा ऊपर उठने लगा तो इससे ही जो है किसका निर्माण हुआ? बृहद हिमालय का हुआ। बृहद हिमालय और लघु हिमालय का, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये सब हिमालय बन के तैयार हो गए। जैसे ये हमारा कौन सा हो गया? बृहद हिमालय हो गया। फिर ये क्या हो गया? लघु हिमालय हो गया। उसके बाद में जब नदियों के द्वारा नदियां बह के आई और नदियों के द्वारा क्या लेके आया गया? अवसाद लेके आए गए। और अवसाद जो है मुहाने पे आके जम गए। ठीक है, और उनके जमने से जो है जिसका निर्माण हुआ उसे बोलेंगे शिवालिक हिमालय। ठीक, तो टाइम कम है इस वजह से इसको जल्दी में समझा दिया आप लोगों को। तो शिवालिक हिमालय जो है किसके आधार पर हुआ है इसका निर्माण? तो तलछट के आधार पर हुआ है। किसके? नदियों के द्वारा। तो याद रखना कि शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय इस निर्माण कैसे हुआ है? नदीय अपक्षेप से, मतलब निक्षेप से हुआ है। नदीय निक्षेप। ठीक है, बात करें ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय में समानता अगर पूछी जाए तो क्या है? तो दोनों जो है अवसादों से निर्मित है। अंतर अगर पूछा जाए तो ट्रांस हिमालय जो है सागरीय निक्षेपों से निर्माण हुआ है और शिवालिक का निर्माण जो है नदीय निक्षेपों से हुआ है। अगर पूछा जाए सामान्य रूप में कि हिमालय का निर्माण जो है कैसे हुआ है, तो क्या बताएंगे हम? कि हमारा ये निर्माण अवसादों के द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय जो है अभी भी बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है? इसकी गति, मतलब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अभी भी चलायमान है, अब चालू है। तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे से जो है हिमालय की जो ऊंचाई वो बढ़ रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई 8,848 है और अभी वर्तमान में जो है वो 50 भी हो चुकी है। तो ये बढ़ कैसे रही है? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो लगातार गति कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? शिवालिक रेंज। अब इसमें कुछ दिए गए जैसे असम हिमालय, पूर्वांचल हिमालय यानी पूर्व हिमालय और कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये दिया गया है, तो इनको भी हम समझ लेते हैं।
एक व्यक्ति थे सिडनी बुराड़। कौन थे? सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया, यानी कि अनुदैर्ध्य विभाजन किया गया, लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन किया गया सिडनी बुराड़ के द्वारा। कैसे किया गया? तो जैसे हमारा ये हम समझ लेते हैं, ये हमारा भारत है, तो यहाँ से एक नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, उसके बाद में सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो क्षेत्र आया है इसको बोला गया कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। ठीक है। सतलज और काली नदी, यहाँ पे कौन सी नदी होगी? काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच को क्षेत्र को बोला गया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी, तीस्ता, काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया? तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग, दिहांग नदी के बीच को क्षेत्र को बोला गया असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है, तो इतना याद रखना है। नदियों के आधार पर यह लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन किसने किया है? सिडनी बुराड़ ने किया है। अनुदैर्ध्य विभाजन किसने किया है? तो सिडनी बुराड़ ने किया है। सिंधु और सतलज नदी, इनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच को क्षेत्र को बोलेंगे कुमायूं हिमालय। तीस्ता और काली नदी के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे असम हिमालय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? ठीक है, अब देखिए, अब बात करें ये कौन से चैप्टर से आया क्वेश्चन? तो जलवायु वाले चैप्टर से आया है। भारत में बरसात जो है किस मानसून से होती है, वहां से। बात करें भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा नॉर्थ वेस्ट मानसून से होती है। नॉर्थ वेस्ट मानसून से होती है। यहाँ पे क्या हमारा अरब सागर, अरब सागर। और यहाँ पे क्या होगा? तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे इसको चिपका दें श्रीलंका। अब यहां से क्या उठी? हमारी धाराएं उठी। ठीक है, मानसून उठा और मानसून सबसे पहले कहां पे बरसेगा? तो केरल में आके बरसेगा। और जब केरल में बरसेगा तो यहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा कराई और केरल में आके वर्षा एक साथ में, तो इसी को बोलते हैं मानसून का प्रस्फुटन। क्या बोलेंगे? मानसून का प्रस्फुटन। अब एक धारा तो सीधी ऐसे यहाँ पे निकल गई और दूसरी धारा बे ऑफ बंगाल में चली गई, इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे पश्चिमी घाट, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छी खासी बरसात हुई। ठीक है, और नदी घाटियों से होते हुए यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी कराया, उत्तर प्रदेश में भी वर्षा कराई। और यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है और ये शाखा जो है इसके समांतर निकल गई। तो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र पीछे, यहाँ पे बरसात नहीं हुई। ठीक है, परंतु ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बरसात हुई। अब इसके बाद में यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है तो इतने यहाँ पे भी बरसात नहीं होगी। तो ये सारे मानसून जाके कहाँ पे रुक गया? उत्तराखंड में रुक गया जाके। जितनी वर्षा होनी थी वो हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल जो वर्षा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी तो मानसून यानी कि जल की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और दूसरी शाखा गई बंगाल की तरफ। तो यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पे जाएगी बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश में भी एंटर करेगी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल वाली शाखा।
और एक शाखा जो है सिक्किम वाले क्षेत्र में फंस जाएगी, मेघालय वाले क्षेत्र में फंस जाएगी। और मेघालय में क्षेत्र है कौन सा, तो मानसिन राम और चेनापुंजी है। तो सर्वाधिक वर्षा वहीं पे हो जाती क्योंकि उसकी स्थिति जो है एक कीप के समान है। मानसून गया और इसमें जाके फंस गया, अब यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, बरसात कहाँ पे करा रहा है, तो इसी बीच में करा रहा है बरसात। और जब अधिक मात्रा में वर्षा होगी तो इस वजह से मानसिन राम को जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो आपने बता दिया मानसून के बारे में सारी कुछ चीजें, परंतु यहाँ पे ये तमिलनाडु का तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या है, तो मानसून की शुरुआत हो रही है। ठीक है, मानसून चढ़ता हुआ मानसून है, यहाँ से वर्षा जो है अलग अलग क्षेत्रों में होगी, परंतु ये वाला जो क्षेत्र है, पीछे वाला क्षेत्र, ठीक है, ये पीछे वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो गया, ये रहेगा, यहाँ पे बरसात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट ने रुकावट कर दी, तो इस वजह से इस वाले क्षेत्र को क्या क्या लगा है, रेन शैडो। अब रेन शैडो क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के पैट में। जैसे ये वाला पहाड़ी है, यहाँ पे मानसून आया, टकरा के यहाँ पे बरसात होने लगी, तो यहाँ पे तो बरसात होगी, ये वाला क्षेत्र कैसा रहेगा, सूखा रहेगा। तो जो सूखा रहेगा इसी को बोला गया रेन शैडो, शैडो मींस परछाई। तो बरसात यहाँ पे हुई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो ये परछाई है। ठीक, तो रेन शैडो की स्थिति आ जाती है किसके, नॉर्थ वेस्ट मानसून के क्षेत्र में, जो अरब सागर की ओर शाखा आई है उसमें, और जो बंगाल की ओर शाखा गई है उसके समांतर बहता है तमिलनाडु के, इस वजह से तमिलनाडु में बरसात नहीं हो पाती है। तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र क्या रह जाता है, मतलब सूखा रह जाता है, सूखा पड़ जाता है। परंतु अब क्या होगा, धीरे धीरे जो है मानसून लौटेगा। अब मानसून लौटने की स्थिति में क्या होगा, तो सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट लिख दिया मैंने, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट से जो है मानसून लौटते हुए आएगा वापस, और लौटते हुए मानसून जो है यहाँ पे तमिलनाडु वाले तट पर, कोरोमंडल तट पर जो है बरसात कराएगा। कब कराएगा, तो सर्दियों के मौसम में। कब होता है, तो नवंबर दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में जो है यहाँ पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर वर्षा कराएगा। ठीक है, तो कहोगे सर सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में भी तो वर्षा होती है, तो वो कहाँ से होती है, वो क्या लौटते हुए मानसून से होती है, तो नहीं, वो कहाँ से वर्षा होगी, तो वो हमारी होती है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को सुना होगा भूमध्य सागर था। ठीक है, तो भूमध्य सागर से जो बरसात, मतलब पश्चिमी विक्षोभ से जलधाराओं के माध्यम से बरसात होती है उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होगी, वो किससे होगी, तो पश्चिमी विक्षोभ से होगी, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होगी। ठीक है, आइए आप थोड़े से समय में जो है मानसून के बारे में, जलवायु के बारे में मोटी मोटी जानकारी आप लोगों ने ले ली है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोला जाए तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लौटता मानसून, लौटता मानसून। ठीक, यह क्लास को हम लोग जब मानसून के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट क्लास कभी भी लेंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो है मुख्य कारण क्या है अक्टूबर की गर्मी का, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ऑप्शन सी इसका सही है, अक्टूबर की गर्मी का। अब क्या हुआ, भारत में मानसून जो है वो लौट रहा है, और जो भी उसकी गर्मी थी पृथ्वी की वो बाहर निकल रही है, तो अब तापमान बढ़ रहा है, आर्द्रता भी बढ़ रही है, तो इस वजह से इस समय क्या लगती है, गर्मी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती हैं, तो क्या कहलाएंगी, लू कहलाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है हमारा
इस तरह से देख ले रहे हैं। कह रहा ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों के दिनों में उत्तरी मैदान में होने वाली जो वो चलती है, हवाएं चलती हैं, उनको लू कहा जाता है। तो यहाँ से क्या आएंगी, अभी बताया था भूमध्य सागर है यहाँ पे, फिर उसके बाद में थार रेगिस्तान भी है, अरब सागर, और यहाँ पे पीछे क्या है हमारा, तो अरब प्रायद्वीप है। यहाँ से क्या आएंगी, धूल भरी आंधियां आएंगी, ठीक है, और अपने साथ में क्या लेके आएंगी, धूल लेके आएंगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी, धूल भरी आंधी, और उसी को क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ऐसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है क्या होगा, काल बैसाखी के नाम से जाना जाएगा। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, बैसाखी। वहीं बात करें यहाँ पे और आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है असम में इसको जो है बोर्दो छिलो के नाम से जाना जाता है, बोर्दो छिलो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं बात करें मैंगो सावर इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, ठीक है, तो मानसून पूर्व वर्षा कहाँ पे होगी, कर्नाटक केरल में, ठीक। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, मैंगो शावर, यानी यह समय जो है आमों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यानी इस सीजन कौन सा चल रहा होता है, आम का, और आम के समय पे सीजन पे बरसात हो जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो इसे जो है आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें तमिलनाडु वाले क्षेत्र में तो इसको बोला जाएगा चेरी ब्लोजम। अब अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब क्वेश्चन को केवल हिट करेंगे क्योंकि समझाने में जो है काफी ज्यादा समय लग रहा है। अभी मात्र 13 ही क्वेश्चन हुए हैं और हम लोगों का जो है 1 घंटा होने को आया है। अब इतना समय नहीं है कि हम लोग इसको समझते हुए चलें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को केवल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, तो मानसून का फटना यानी कि प्रस्फोट, ठीक है। मानसून का फटना क्या है, मानसून का फटना यानी अचानक से सामान्य वर्षा में वृद्धि हो जाए तो वही कहलाता है मानसून का फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। अब दिन में सर्वाधिक मात्रा में गर्मी कहाँ पे होगी, तो मरुस्थल वाले एरिया में, और जब मरुस्थल रात के समय में रेत कैसा हो जाता है, ठंडा, तो दिन और रात में काफी ज्यादा अंतर मिलता है। तो कौन सा मरुस्थल होगा, थार का मरुस्थल, ऑप्शन ए इसका सही है। और तटीय क्षेत्र जिनमें है उनमें दिन और रात में अंतर जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। तो राजस्थान के जालौर जिले में जो है किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, ठीक है, तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाएगा, लिग्नाइट। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला भी कहा जाता है। और एंथ्रेसाइट जो कोयला है सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा हो जाएगा, तो एंथ्रेसाइट। और ये भारत के कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में इसकी खोज की गई थी तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। और भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनियस है, ठीक है। कौन सा कोयला है, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो कौन सा है, भिलाई इस्पात संयंत्र का
तो दल्ली राजहरा ऑप्शन ए इसका सही है। दल्ली राजहरा कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भिलाई इस्पात संयंत्र भी कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बात करें भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, यह किसके सहयोग से बनाया गया? तो रूस के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। दल्ली राजहरा में बनाया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या है? गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो कौन देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है FRP को मंजूरी देती है। ठीक है, यह केवल गन्ने के लिए ही FRP मतलब जारी की जाती है। अब इसको किसके सहयोग से मतलब इसको तैयार किया जाता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। FRP हुई या MSP हुई, इसको तैयार किया जाता है, परंतु इसको समिति को मंजूरी कौन देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अब बात करें FRP की, इस बार जो है गन्ने की कीमत कितनी तय की गई है? तो 355 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, 355 रुपए प्रति क्विंटल जो है तय की गई है गन्ने की। बात करें MSP की, तो MSP जो है यहाँ पे नहीं, MSP जो है यह अन्य फसलों के लिए दी जाती है। कुल जो है 22 फसलों पे दी जाती है। कितने फसलों पे? 22 फसलों पर। और 23वीं कौन सी है जो FRP की जाती है? गन्ने की। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए MSP इस बार किस पे है? तो राम तिल पे है। राम तिल पे जो है सबसे ज्यादा MSP है। और MSP को भी जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा ही मंजूरी दी जाती है। और इन सभी को तैयार कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो किसके द्वारा जो है भारत के वनों का वर्गीकरण किया गया था? तो सर HG चैंपियन। ऑप्शन ए इसका सही है। 1936 में पहली बार जो है वन के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा? तो HG चैंपियन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? किसके जंगल? सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही है। सागौन एक प्रकार का कैसा है? तो पतझड़ वन है। और कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बात करें शंकुधारी वन जो है वो कहाँ पे पाए जाएंगे? तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे शंकुधारी वन। बात करें सदाबहार वन, तो सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाएंगे? जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होगी, अधिक मात्रा में आर्द्रता होगी, अधिक मात्रा में गर्मी पड़ेगी, उस जगह पे क्या होंगे? तो सदाबहार वन होंगे। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है बता दीजिए सर जी। अब आप इतना कह रहे हैं तो ऐसा क्षेत्र भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो जी जरूर है। कौन सा क्षेत्र? देखते हैं। अभी देखा कि सर्वाधिक मात्रा में बरसात जो है कहाँ कहाँ पे होती है। तो हम लोगों का हो गया एक पश्चिमी घाट में सर्वाधिक मात्रा में बरसात होती है। मेघालय वाला क्षेत्र, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बरसात होती है। तो यही वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ आ जाएंगे? तो आवसून, आवनुश, अबोही, महोगनी, ये क्या है इसके? तो यहाँ पे ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं सदाबहार वन।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन बांध जो है किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध, ये भी कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। कौन सी है, सलाल पनबिजली परियोजना। तो सलाल पनबिजली परियोजना जो है वो किस नदी पे है, चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब पे और कौन कौन सी है, तो बगली हाल है, बगली हाल, सलाल, सलाल तो लिख लिया, बगली हाल, दुलहस्ती, दुलहस्ती। ठीक, तो ये कहाँ पे है, चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक, झेलम की बात करें तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पर स्थित है। ठीक, तो याद रखना है इतना। रावी पे एक बांध है, थीन बांध। कौन सा बांध है, थीन बांध है। और इस बांध के पीछे एक झील का निर्माण हुआ है, बांध के पीछे झील का निर्माण हुआ है। झील कौन सी है, तो झील का नाम है रंजीत सागर झील, रंजीत सागर। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से। और ये आगे चल के जो है किस में मिल जाएगी, सतलज नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय यानी आमोत्तर रेखा कितनी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। बात करें भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री जो है कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों से होकर जाती है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यह इलाहाबाद के नैनी स्थान से निकलती है। तो कहने का मतलब है यूपी से निकलेगी। यूपी के जस्ट बाद में क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में एमपी, और एमपी के बाद में ओडिशा, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखना इनको। अगला अगर पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं कर्क रेखा। और इसके बारे में याद रखना, ये वाली है मानक समय रेखा। ठीक है, अब बात करें भारत के मानक समय रेखा से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पूर्वी क्षेत्र भारत के कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो गुजरात है। तो इनके बीच के लगभग जो है 29 डिग्री का अंतर हो जाता है। ठीक है, और 29 डिग्री का अंतर मतलब 2 घंटे का अंतर हो गया। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। अब बात करें 82.5 डिग्री जो ईस्ट है वो ग्रीनविच मीन टाइम से GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से जो है कितना समय आगे है, तो 5.5 घंटे। ये भी याद रखना है, कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अगर हम इस क्लास को अगर अच्छे से क्लास लें तो 4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी, परंतु हम लोगों को और भी सब्जेक्ट देखने हैं ना, इस वजह से जल्द इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल
दोनों में जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा। ठीक है। लक्षद्वीप की भाषा बोले तो मलयालम है, मलयालम लक्षद्वीप की भाषा है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कवरत्ती। कौन सी है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, कवरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी याद रखें तो इसकी पहले थी क्या, पोर्ट ब्लेयर, परंतु अभी क्या कर दी गई है, विजयपुरम। विजयपुरम याद रखना, अभी वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है, तो विजयपुरम है। ठीक है। लद्दाख के बारे में बात करें तो यह जो है सर्वाधिक जन क्षेत्रफल वाला क्या है, यूटीज है। ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो दिल्ली है। तो याद रखना इतना। बात करें क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, छोटा और बड़ा याद रख ले रहे। सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा और सबसे छोटा बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। बात करें जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो यूपी। ठीक, तो इतने आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है। सबसे छोटा राज्य किस में बात कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करी जाएगा तो गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो सिक्किम है। ये क्या है, जनसंख्या में सबसे छोटा, लगभग 6 लाख के समथिंग इसकी जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। गोवा क्या है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़े राज्य कौन कौन से, सबसे पहले राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में यूपी। जनसंख्या की ये किस में है, क्षेत्रफल में है। बात करें जनसंख्या में तो जनसंख्या में कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ठीक है, क्या ट्रिक है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ठीक, हमारा यहाँ पे होगा वेस्ट बंगाल के बाद में आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये है जनसंख्या के क्रम। सबसे छोटा जनसंख्या में पूछा जाए तो सिक्किम, क्षेत्रफल में पूछा जाए गोवा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, राजस्थान, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर पूछा जाए साक्षरता में सबसे ज्यादा कौन है, तो केरल है। सबसे कम पूछा जाए साक्षरता में कौन है, तो बिहार है। इतना भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो कहां पे स्थित है, सिक्किम में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक तुर्कना क्या है, तुर्कना झील है दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, और यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है। तुर्कना झील कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में स्थित है। यूएई की राजधानी पूछी जाए तो अबू धाबी है, और इसका फेमस शहर कौन सा है, तो दुबई है, दुबई। ठीक है।
बात करें झील की तो यहाँ पे तुर्की में यानी तुर्की में एक झील है वॉन झील जो कि सर्वाधिक खारेपन की झील है। ओमान की राजधानी की बात करें तो मस्कट है, मस्कट ओमान की राजधानी। केन्या की राजधानी है नरोबी और यहीं पे यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। अंतरस्थलीय जल निकाय मतलब जल के जो है वो कैसा है, अंतरस्थलीय है यानी अंदर है। तो कौन सा है हमारा कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। ठीक, बात करें सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी हो जाएगी। सबसे बड़ी मीठी झील तो हो जाएगी सुपीरियर झील। कहाँ पे है, यूएसए में है। नेक्स्ट बात करें कैस्पियन सागर तो कैस्पियन सागर हमारी कई क्षेत्रों में फैली हुई है। अगला है बैकाल झील तो विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पे है ये, तो ये है रूस में। ठीक है, कुछ झीलें और भी देख लेते हैं जैसे विश्व की सबसे लंबी झील, विश्व की सबसे लंबी झील तो कौन सी हो जाएगी, तांगनिका। ये है कहाँ पे, तो अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की विक्टोरिया झील भी काफी ज्यादा फेमस है। 5 झीलें वो वाली हैं महान झील लेख वाली, कौन कौन सी हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। कनाडा में ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनिपेग, ये कहाँ पे है, कनाडा में कुछ झीलें हैं। ठीक है, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगा, मराकाइबो झील, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में एक और झील है जिसका नाम है कौन सा, तो टिटिकाका झील जो कि सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ठीक, तो इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या नाम है, ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यह है कहां से, तो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है ये जीएमटी यानी ग्रीनविच टाइम। ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब इसके इस तरफ जब समय बढ़ेगा तो कैसे जाएगा, तो समय घटेगा यानी माइनस में जाएगा, और इस तरफ अगर पूरब की तरफ जाएगी समय मतलब डिग्री बढ़ेगी तो क्या होगा, समय पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी वजह से भारत का जो है कितना है डिग्री, 82.5 डिग्री नॉर्थ है यानी सॉरी ईस्ट है, और जो 82.5 डिग्री ईस्ट है तो इसी के माध्यम से जो है भारत का बढ़ गया है। कितना बढ़ा, तो 5.5 घंटे बढ़ा। अगर यहाँ पे इस लाइन से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो क्या पड़ेगा, अफ्रीका पड़ेगा। ठीक है, कुछ हिस्सा, और उसके बाद में यहाँ पे पड़ेगा हमारा क्या, तो अमेरिका पड़ेगा, दक्षिण अमेरिका पड़ेगा, ये क्षेत्र पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है, तो 24। कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है, 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है विश्व को। और सभी को आधार किसको माना गया है, तो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम को जो है आधार माना है। इसी के माध्यम से जो है समय का निर्धारण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह
के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से? अमेजन वर्षा वन है। बात करें तो अमेजन वर्षा वन की, तो ये कहाँ पे है? तो ये क्षेत्र है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो है यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन नदी, और अमेजन नदी के किनारे पर, अमेजन नदी जो घाटी है वहां पे क्या हुआ है, तो वन बन गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बोला गया अमेजन वर्षा वन। नदी कौन सी? अमेजन नदी। और अमेजन नदी की घाटी पे क्या बने हुए? अमेजन वर्षा वन बने हुए। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो सैलवास वन, सैलवास वन के नाम से इनको जाना जाता है। यह वन जो है त्रिस्तरीय है। कैसे हैं? त्रिस्तरीय वन है। ठीक है, 3 लेयर में बटे हुए हैं ये वन। ये सदाबहार वन है और यहाँ पे जो है अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं अधिक मात्रा में। जब ऑक्सीजन मिलेगी इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले मैंने एक झील का जिक्र किया था, मराकाइबो झील। वो यहाँ पे स्थित है वेनेजुएला में, और यह साउथ अमेरिका की सर्वोच्च झील है। ठीक है, नाम क्या है इसका? मराकाइबो। एक और झील का नाम लिया था मैंने अभी, जो थी टिटिकाका झील। वो यहाँ पे स्थित है, टिटिकाका झील। और इसकी विशेषता क्या बताई थी? सर्वोच्च नौकागम्य झील है। यहीं पे एक और मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। और यह मरुस्थल किसके लिए फेमस है? तो अपनी शुष्कता के लिए मरुस्थल है। शुष्कता, सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। बात करें यहाँ पे कुछ वो भी है घास के मैदान। तो अर्जेंटीना में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास। पंपास घास का मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। उसके बाद में एक ब्राजील में घास का मैदान है जिसका नाम है कैंपोस घास का मैदान। और एक यहाँ पे है वेनेजुएला में जिसका नाम है लानोज घास का मैदान। ठीक है, यहाँ पे कुछ नदियां और भी है जैसे पराना, पराग्वे और उरुग्वे। ये क्या है? इसकी नदियां हैं। तो इतना याद रखना आप लोग को। इसमें दिया गया टुंड्रा और टैगा। तो ये क्या है? तो 60 डिग्री जो है नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, इसके ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेंगे टैगा और टुंड्रा वन। वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है और यह हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो शब्द का है चाइल्ड क्राइस्ट, यानी कि बाल मसीहा। ऑप्शन बी इसका सही है। 2 टर्म होते हैं, एक अल नीनो और एक ला नीनो। अल नीनो और ला नीनो में अंतर क्या है? तो अल नीनो जब भी आएगा तो भारत में क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। और ला नीना जब आएगा तो भारत में जो है वर्षा होगी। और ये बात तय है कि जिस वर्ष अल नीनो आएगा उसके अगले वर्ष जो है ला नीनो आएगा। अब कहोगे सर अल नीनो ला नीनो तो आपने बता दिया, परंतु ये है क्या भला? तो इसको हम शॉर्ट वे में अगर समझे तो जो हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र, वहां पे क्या होगा? पानी जो है अधिक मात्रा में गर्म हो जाएगा अल नीनो की स्थिति में, और गर्म होके वाष्पित होगा तो जल क्या होगा? बरसात अधिक मात्रा में होगी। अगर वही स्थिति पलट जाए, प्रशांत महासागर में वो जो गर्म पानी वो अधिक मात्रा में हो, तो यहाँ से पानी खिंच के जाएगा वहां पे, और वहां पे वाष्पित होगा तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मात्रा में बरसात कराएगा, पेरू के तट पे अधिक मात्रा में वर्षा कराएगा, परंतु भारत में क्या होगा? सूखा होगा। तो अल नीनो में क्षेत्र में जब आता है तो भारत में पड़ता है सूखा, और ला नीना जब आता है तो भारत में पड़ेगा अधिक मात्रा में वर्षा होगी। तो इतना याद रखना है।
अब ये कभी भी हम मौसम वाला चैप्टर पढ़ेंगे या जलवायु वाला, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। और पहले से भी क्लास पढ़ी हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर अभी ही देखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है, तो वह कौन सा है यह बताना है। तो कहाँ पे है ये? रब अल खाली रेगिस्तान, रब अल खाली रेगिस्तान, रब अल महसूद रेगिस्तान, ये कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब। अटाकामा मरुस्थल देख ही लिया, साउथ अमेरिका में स्थित है। नामीबिया का मरुस्थल नामीबिया में है, नामीबिया में ही है। और ये है कहाँ पे? तो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है जल संधि से संबंधित है। क्या है? उस जल डमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो कौन सा है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जो है यह जावा को जो है किससे जोड़ेगी? हिंद महासागर से जोड़ेगी। ठीक, कुछ संधियों की बात करें, जैसे जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, यह क्या करती है? तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो अटलांटिक सागर से, अटलांटिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद में हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि जो है यह ओमान की खाड़ी को किससे जोड़ेगी? तो फारस की खाड़ी से जोड़ती है, फारस की खाड़ी से जोड़ती है। बात करें तो कौन से? बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, तो यह क्या करेगी? तो अलास्का सागर और बोफोर्ट सागर, अलास्का और बोफोर्ट सागर, इनको जोड़ने का काम करती है। समय होता तो इनको हम मैप में भी अच्छे से दिखाते, परंतु हम लोगों को क्वेश्चन भी करने हैं ना, इस वजह से इसको यहीं पे। अगला है एक देख लेते हैं, बॉस जल संधि। बॉस जल संधि यह किसको जोड़ती है? तो तस्मान सागर और कोरल सागर, तस्मान सागर और कोरल सागर। ठीक है, बॉस जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा हो जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जल भृत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो वाटर लेवल कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? तो वो है वन। ठीक है, अमेज़न के वन देखने के लिए ही रह गए हैं, अब वहां पे भी क्या किया गया है? उनको काट कर वहां पे कृषि की जा रही है, यानी खेती की जा रही है। तो वन जो है अधिक मात्रा में कटते जा रहे हैं, उनकी जगह पे फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज एरिया बनते जा रहे हैं, तो वन जो है सर्वाधिक मात्रा में कटता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो कितने मिशन लॉन्च किए गए? 8 मिशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। कितने? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन दिया गया है UNFCCC यानी UNFCCC का अर्थ पूछा गया, फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें यही देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जलवायु के जो परिवर्तन हो रहा था उसके लिए एक संगठन बनाया गया। ठीक है, यह कब बनाया गया? तो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी प्रकार से आप लोग पूछ सकता है UNEP, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी हेडक्वार्टर अभी बताया था कहाँ पे? तो नैरोबी केन्या में। ठीक है, और यह किसके तहत स्थापना इसकी हुई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में 1972 में, उसी के तहत जो है यूनेप की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस यानी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? यानी इनमें से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस से कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? तो बर्फ जितनी भी है यानी ग्लेशियर वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, करंट में आता है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर जो पूरी रूप से क्या हो गया है? गल चुका है, और ये था कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में ग्लेशियर था, वो क्या हो गया? पूर्ण रूप से पिघल चुका है यानी विलुप्त हो चुका है। इसका कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होंगे? ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समुद्र में पानी आएगा, नदियों में पानी आएगा, नदियों का जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, ये सब काम होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी नहीं जाना जाता है? यानी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। ग्रीन हाउस गैस में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड तो ये भी है, आर्गन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, मीना का जलवा। ठीक है, मी से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जा से हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प। ठीक, तो याद रख लेना, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, आर्गन नहीं होगा, यानी इनके अलावा जो भी आएंगे वो नहीं होंगे। याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके बाद में क्या परिणाम आएंगे? समुद्र का स्तर में वृद्धि होगी, जरूर होगी। तटीय रेखा में परिवर्तन होगा, तो ये भी होगा, क्योंकि जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो तटीय जो रेखा है वो क्या होंगी? वो भी डूबेंगी। फसल पैटर्न में परिवर्तन होगा, तो ये भी होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो कौन सी गैसें हैं? तो अवरक्त
विकिरण है, यानी अपरक्त किरणों को जो है रोकती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, यूवी किरणें हैं, इनको रोकने का काम कौन करता है? तो ओजोन परत, ओजोन परत करती है। ओजोन परत किस पे स्थित होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है, यानी समताप मंडल में। समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो अभी देख चुके हैं, CFC गैस तो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन तो ये भी है, नाइट्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, उसके बाद में जल वाष्प, ये भी क्या है? वो है, हरित गैसें हैं, परंतु ये वाली नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पे स्थित होती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। और ओजोन परत जो है, इसकी मोटाई को मापने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो कौन सा है? सेरेस। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सेरेस जो है एकमात्र बौना ग्रह है आंतरिक सौर मंडल में, और यह कहाँ पे? तो बृहस्पति और शनि के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विष्णु होता है, यानी बसंत विषुव जो है वो होता है कब होगा? बसंत विषुव। बसंत विषुव के बारे में पूछ रहा है, तो इसको भी हम याद करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर ये क्या है? हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? तो इस तरह से हम याद करने की कोशिश करेंगे। 21 23 22 21 22 23। ठीक, तो 23 दिसंबर, 21 जनवरी, 21 मार्च और 22 सितंबर, ये 3 स्थितियां हैं, यानी 4 स्थिति। अब इसमें जो 21 जनवरी और 22 सितंबर दिया गया है, इसमें भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो इसमें दिन और रात की स्थिति जो है वो कैसी रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, तो दिन और रात अगर पूछा जाए किस वक्त, मतलब किस समय पे बराबर होते हैं, तो 21 जनवरी या फिर 22 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बसंत विषुव। बसंत मतलब उत्तर की ओर जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो उस दिन क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा, यानी 21 मार्च को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन उत्तर की तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। और वही बात करें तो 23 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। बात करें सबसे छोटी रात जो है किस गोलार्ध, मतलब कब होगी? तो 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 मार्च को। सबसे बड़ी रात कब होगी उत्तरी गोलार्ध में? तो कब होगी? 23 दिसंबर को। तो याद रखना है, उत्तरी विषुव या फिर बसंत विषुव जो है 21 मार्च को है,
और शरद विषुव जो है वो कब होगी, 23 दिसंबर को होगी। और सामान्य स्थिति कब रहेगी, तो 22 सितंबर और 21 जनवरी को। याद रखना, इनको याद कैसे रखेंगे, 21, 21, 22, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो इनमें से कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, तो कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। ग्रहों की बात करें तो ये हमारा क्या रहा, सूर्य रहा। सूर्य के बाद में यहाँ पे होंगे बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। और ये हमको तो बाहर ही निकाल दिया। तो कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति रहा, पृथ्वी के बाद में मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। तो सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। सबसे दूर कौन सा है, वरुण है, ठीक है। इन ग्रहों को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो पार्थिव ग्रहों के नाम से जाना जाता है। कौन से, पार्थिव। और इनको जो है किस नाम से जाना जाएगा, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ये ग्रह के नाम से जाना जाता है। इनको क्या जाए, किस नाम से जाना जाएगा, तो पार्थिव ग्रहों के नाम से जाना जाता है। याद रखना, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा, सांझ का तारा, उसी को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक। बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह, यानी कि उल्का पिंड पाए जाते हैं इन दोनों के बीच में। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका एक याद रखना, उपग्रह ज्ञानीमेड। शनि जो है इसके सर्वाधिक मात्रा में क्या है, तो सैटेलाइट यानी उपग्रह है। सर्वाधिक मात्रा में उपग्रह किसके पास है, तो शनि के पास है। बुध और शुक्र के पास में एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखना, बुध और शुक्र के पास में एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो एक चंद्रमा है। कौन सा, चंद्रमा, पृथ्वी का है चंद्रमा, ठीक है। मंगल के याद रखने हैं दो, फोबोस और डीमोस। कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। मंगल की कौन कौन से, फोबोस और डीमोस जो है किसके हैं, मंगल के हैं। चलो इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो हॉलमार्क का उपयोग जो है किसके, तो जेवर की शुद्धता के लिए होता है हॉलमार्क का उपयोग, ठीक है। बात करें जैसे मान लिया 24 कैरेट का हमारा गोल्ड आता है, 24 कैरेट, उसके बाद में अगर यूज करने लगे 18 कैरेट का, तो 18 कैरेट का यूज कर रहे हैं तो कितने परसेंट का हुआ, तो 75% का। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के ज्योग्राफी के इतने ही क्वेश्चन से थे, इनको हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्पीड से किया। अगर इन्हीं क्वेश्चन को जो है अगर हम अपने टाइम के हिसाब से करते तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगते 50 क्वेश्चन में। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, शुरुआत के जो 13 क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों के कम से कम जो है 45 से 50 मिनट लग चुके थे 13 क्वेश्चन में। तो और भी अगर हम धीरे धीरे करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। एग्ज़ाम देख के आइए, मज़ा आएगा। उसके बाद में हम लोग क्लासेस करेंगे कंटिन्यू, हर एक सब्जेक्ट की, जीएस की, और पहले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।